इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर आज भी तनाव का एक बड़ा कारण बना हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें कॉलोनियल हिस्ट्री की उलझनों में बहुत गहरी हैं। ब्रिटिश एम्पायर ने अपने विस्तार के दौर में मैप्स पर लाइंस खींच दी। ये लाइंस अक्सर ट्रेडिशनल बाउंड्रीज और वहां रहने वाले लोगों की परवाह नहीं करती थीं। इन इंपीरियल डिमार्केशंस की लेगेसी आज भी इन दो एशियन जायंट्स के रिश्तों पर मंडराती रहती है। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि बॉर्डर को लेकर आज भी बातचीत में इतना गहरा मिसट्रस्ट क्यों है। आपस में तय की हुई और डिमार्केट की हुई बाउंड्री का न होना ही मेन प्रॉब्लम है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमें विदेशी हुकूमत और नक्शे बनाने के उनके शौक के पुराने दौर से मिली है। इस झगड़े की जड़ें 19वीं सदी के उन फ्रंटियर से जुड़ी हैं जो ठीक से डिफाइन नहीं किए गए थे। ब्रिटिश इंडिया अपने नॉर्दर्न इलाकों की क्लियर लिमिट्स बनाना चाहता था। उस समय चाइना, एक कमजोर एम्पायर, अपने ट्रेडिशनल प्रभाव वाले क्षेत्रों को अलग तरह से देखता था। बॉर्डर को डिलिनिएट करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन ये कोशिशें अक्सर यूनिलैटरल होती थीं या ऐसी ट्रीटीज पर बेस्ड थीं जिन्हें चाइना ने बाद में मानने से इनकार कर दिया। इन कॉलोनियल एरा एग्रीमेंट्स में जो एम्बिग्विटी थी, उसी ने भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखी। गोलमोल शब्दों वाली ट्रीटीज और ठीक से सर्वे नहीं किए गए मैप्स की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस जमीन पर दावेदारी की वजह बन गई। हिस्टोरिकल फैक्ट्स और उनके लीगल इम्प्लीकेशंस को लेकर यह बुनियादी असहमति आज भी कायम है, जिस वजह से दशकों से कोई आसान रेजोल्यूशन नहीं निकल पाया है। इस हिस्टोरिकल पजल का एक की एलिमेंट है मैकमोहन लाइन। ये लाइन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 के शिमला कन्वेंशन में प्रपोज की थी। इसका मकसद ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच बॉर्डर के ईस्टर्न सेक्टर को डिफाइन करना था। आजादी के बाद इंडिया ने मैकमोहन लाइन को अपनी लीगल इंटरनेशनल बाउंड्री मान लिया, लेकिन चाइना ने शिमला कन्वेंशन को कभी रेटिफाई नहीं किया। बीजिंग का कहना है कि तिब्बत के पास ऐसा एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं था, इसलिए चाइना मैकमोहन लाइन को इलीगल और अमान्य मानता है। कॉलोनियल एरा डिमार्केशन की लेजिटिमेसी को लेकर यह बुनियादी असहमति ईस्टर्न सेक्टर डिस्प्यूट को सुलझाने में एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। कॉलोनियल पीरियड के दौरान एक क्लियरली डिमार्केटेड और दोनों पक्षों द्वारा मान्यता प्राप्त बॉर्डर न बन पाना लगातार चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन गया। जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तो दोनों नए देशों को ये अनसुलझे टेरिटोरियल इश्यूज विरासत में मिले। डिप्लोमेटिक तरीके से समाधान निकालने की शुरुआती कोशिशें इन हिस्टोरिकल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से नाकाम रहीं। 1950s के आखिर और 1960s की शुरुआत में इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसका मकसद अपने दावों को मजबूत करना था, ने टेंशन्स को और बढ़ा दिया। हिस्ट्री की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस और इंपीरियल मैप मेकिंग की लेगेसी ने शक के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। आखिरकार इसी वजह से 1962 में एक छोटा लेकिन कड़वा बॉर्डर वॉर हुआ, जिसके जख्म आज तक पूरी तरह से भरे नहीं हैं। लगभग 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर कई खास इलाके हैं जहां जबरदस्त डिस्प्यूट है। वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चिन एक बड़ा झगड़े वाला एरिया है। यह हाई एल्टीट्यूड वाला रेगिस्तानी इलाका फिलहाल चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया इसे अपने लद्दाख टेरिटरी का हिस्सा मानता है। चाइना के लिए अक्साई चिन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 1950s में चाइना ने इस इलाके से होकर एक जरूरी हाईवे G219 बनाया था। यह रोड उसके शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन को पश्चिमी तिब्बत से जोड़ती है। इंडिया के लिए अक्साई चिन का हाथ से निकल जाना एक बड़ी टेरिटोरियल शिकायत है, जो उसे चाइना का अतिक्रमण लगता है। ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया का अरुणाचल प्रदेश राज्य डिस्प्यूट का मेन एरिया है। चाइना लगभग पूरे अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है और इसे झंगनान या साउथ तिब्बत कहता है। बीजिंग इस इलाके को हिस्टोरिकली तिब्बत का हिस्सा और इसलिए चाइना का हिस्सा मानता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी का एक अटूट और अभिन्न हिस्सा मानता है। इस सेक्टर में मैकमोहन लाइन ही डिफैक्टो बॉर्डर है, जिसे इंडिया मानता है लेकिन चाइना रिजेक्ट करता है।
यह असहमति अरुणाचल प्रदेश को डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन का एक लगातार कारण बनाती है। चाइना अक्सर इंडियन ऑफिशियल्स के राज्य में विजिट करने पर आपत्ति जताता है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जगहों के नाम बदलने जैसी भड़काऊ हरकतें भी करता रहा है। इन दावों का अनसुलझा होना कई मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स और झड़पों की वजह बना है। पिछले कुछ दशकों में सबसे सीरियस कॉन्फ्रंटेशन जून 2020 में लद्दाख की गलवान वैली में हुई थी। इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए। 1975 के बाद बॉर्डर पर यह पहली मौतें थीं। 20 इंडियन सैनिक शहीद हुए। चाइना ने बाद में माना कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे। सैनिकों ने डंडों और लाठियों जैसे साधारण हथियारों से लड़ाई की। ऐसा इसलिए था क्योंकि LAC पर फायर आर्म्स इस्तेमाल न करने के पुराने प्रोटोकॉल्स हैं। गलवान इंसिडेंट ने दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ी गिरावट ला दी और सालों से बनी नाजुक शांति को तोड़ दिया। आगे की घटनाओं ने भी यह दिखाया है कि हालात अभी भी अनस्टेबल हैं। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में एक और बड़ी झड़प हुई। इंडियन और चाइनीज सैनिकों के बीच हाथापाई हुई। खबरों के मुताबिक उन्होंने मेली वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसमें दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आईं। हालांकि यह गलवान जितनी जानलेवा नहीं थी, यांगत्से इंसिडेंट ने दिखाया कि मामला बिगड़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। छोटी मोटी झड़पें जैसे जनवरी 2021 में सिक्किम में हुई थी भी समय समय पर होती रहती है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि डिप्लोमेटिक कोशिशों के बावजूद जमीनी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों तरफ भारी मिलिट्री मौजूदगी का मतलब है कि छोटी सी गलतफहमी भी जल्दी ही ज्यादा सीरियस कॉन्फ्रंटेशंस में बदल सकती है। 2020 की जानलेवा गलवान वैली झड़प के बाद इंडिया और चाइना ने कई दौर की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बातचीत की। मेन मकसद था सैनिकों को फ्रिक्शन पॉइंट्स से पीछे हटाना और टेंशन्स को कम करना। ये बातचीत लंबी और मुश्किल रही है। प्रोग्रेस धीमी और धीरे धीरे हुई है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने सितंबर 2024 में कहा था कि बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट की करीब 75% प्रॉब्लम्स सुलझ गई हैं। इससे कुछ प्रोग्रेस तो दिखी, लेकिन यह भी माना गया कि कई बड़े मुद्दे अभी भी बाकी हैं। LAC की बहुत ज्यादा लंबाई और मुश्किल इलाका किसी भी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को और मुश्किल बना देते हैं, जिसके लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग और वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। अक्टूबर 2024 में एक खास डेवलपमेंट हुई। इंडिया और चाइना एक बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट पर पहुंचे। इस एग्रीमेंट का मकसद टेंशन्स को और कम करना था। इसका मकसद लद्दाख के देपसांग प्लेन्स और डेमचौक समेत कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज में दोनों पक्षों के पेट्रोलिंग राइट्स को बहाल करना था। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इन खास एरियाज में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के पूरा होने की घोषणा की। इससे पेट्रोल्स फिर से शुरू हो सके। इस एग्रीमेंट को एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देखा गया। यह एग्रीमेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूस के कजान में ब्रिक्स समिट में जाने से ठीक पहले हुआ था। कुछ ऑब्जर्वर्स को उम्मीद थी कि इससे पॉलिटिकल और बिजनेस संबंध बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तनाव अभी भी बने हुए हैं, जो इन डिप्लोमेटिक कोशिशों पर भारी पड़ रहे हैं। मई 2025 में चाइना ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे जताने की कोशिश की। उसने ऐसा इंडियन राज्य के अंदर 27 जगहों के नाम एकतरफा बदल कर किया। इंडिया ने इस कदम को सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। न्यू दिल्ली ने इसे सच्चाई को बदलने की एक बेतुकी कोशिश बताया। इंडिया ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश उसकी टेरिटरी का एक अटूट और अभिन्न हिस्सा है। बीजिंग की ऐसी हरकतें एक सच्चे और स्थायी समाधान के लिए जरूरी भरोसे को कम करती हैं। इनसे लगता है कि डी एस्केलेशन बातचीत में शामिल होने के बावजूद चाइना अपनी टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं छोड़ रहा है। इससे एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर कॉन्ट्रडिक्टरी डिप्लोमेटिक माहौल बनता है। इन उकसावों के बावजूद बातचीत जारी है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जून 2024 में कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट में अपने चीनी काउंटरपार्ट वांग यी से मिले। इससे पहले अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में बियरिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कोशिशें तेज करने पर सहमत हुए थे। उन्होंने बॉर्डर टेंशन्स को डिसएंगेज और डीएस्केलेट करने का वादा किया था। एनालिस्ट इन डिप्लोमेटिक मुलाकातों को सावधानी से देखते हैं। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट से तो कोई भी बातचीत बेहतर है, लेकिन बुनियादी असहमतियां बहुत गहरी बनी हुई हैं।
हाल के एग्रीमेंट्स को अक्सर फौरी संकटों से निपटने के तरीकों के तौर पर ज्यादा देखा जाता है, न कि बाउंड्री डिस्प्यूट के पूरे समाधान की दिशा में उठाए गए कदमों के तौर पर। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बहुत गहरे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल असर हैं। ये हिमालय के बॉर्डर से कहीं आगे तक जाते हैं। लगातार चल रहा तनाव रीजनल सिक्योरिटी पर काफी असर डालता है। यह दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड देशों को एलएसी पर हाई लेवल की मिलिट्री तैयारी बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। इससे रिसोर्सेज और ध्यान दूसरी जरूरी नेशनल प्रायोरिटीज से हट जाता है। अनसुलझा बॉर्डर एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन में लगातार इंस्टेबिलिटी का माहौल बनाता है। ये पड़ोसी देशों के सिक्योरिटी कैलकुलेशंस पर भी असर डालता है। गलतफहमी या गलती से मामला बिगड़ने का खतरा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। दोनों देशों की कैपेबिलिटीज को देखते हुए चाइना से महसूस हो रहे खतरे के जवाब में इंडिया तेजी से अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। इसमें सैनिकों की आवाजाही और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए रोड्स, टनल्स और एयरफील्ड्स बनाना शामिल है। न्यू दिल्ली ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को भी मजबूत करने की कोशिश की है। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड में उसकी भागीदारी कुछ हद तक चाइना के बढ़ते दबदबे की चिंताओं की वजह से है। वहीं चाइना बॉर्डर इलाकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री मौजूदगी को बढ़ाता जा रहा है। वह अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसके इंडिया और पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए अपने जियोपॉलिटिकल असर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की यह कंपटीशन कभी कभी खुद ही फ्रिक्शन का कारण बन जाती है। बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच के बड़े बिलैटरल रिश्तों पर दबाव डालता ही है। ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और लोगों के आपसी संपर्क पर असर डालता है। हालांकि चाइना इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, पॉलिटिकल टेंशन एक अनिश्चित बिजनेस माहौल बनाते हैं। ये डिस्प्यूट ग्लोबल पावर डायनामिक्स पर भी असर डालता है। ये ब्रिक्स और एससीओ जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिशों को मुश्किल बनाता है, जहां इंडिया और चाइना दोनों मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए मामले में कोई भी बड़ी बढ़ोतरी ग्लोबल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए दूर तक जाने वाले नतीजे ला सकती है। यह स्टैंड ऑफ इस बात पर असर डालता है कि दूसरे देश रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को कैसे देखते हैं। आखिरकार इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के स्थायी समाधान का रास्ता चुनौतियों से भरा है। हिस्टोरिकल शिकायतें गहरी हैं, स्ट्रेटेजिक दांव ऊंचे हैं। लगातार बातचीत और मजबूत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत जरूरी हैं। ये मामले को और बिगड़ने से रोकने और मौजूदा टेंशन्स को असरदार तरीके से मैनेज करने के लिए जरूरी है। हालांकि हाल के डी-एस्केलेशन एग्रीमेंट स्टेबिलिटी बनाए रखने की कुछ उम्मीद जगाते हैं, बाउंड्री के सवाल का पूरा सेटलमेंट अभी भी दूर की कौड़ी लगता है। इसके लिए लगातार पॉलिटिकल विल, आपसी तालमेल और दोनों पक्षों की तरफ से उन मेन इश्यूज को एड्रेस करने की इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, जिन्होंने 7 दशकों से ज्यादा समय से इस लंबे चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट को हवा दी है। यह अशांत फ्रंटियर बहुत केयरफुल और पेशेंट डिप्लोमेसी की मांग करता है।